जनतंत्र में इसलिए नहीं दिया था कि हमें सरकार में जाना है। चूक गए कोई के, बहुत बड़ी चूक हुई। हमने लोकतंत्र को बनाया, लेकिन लोकतंत्र मनुष्य नहीं बनाया। जो भी काफी वक्ता थे अनंत मिश्र जी, उन्होंने बहुत पेचीदा बात छोड़ा है, मैं वही ले जाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी सुविधा कर दी है। मैं सोच के कुछ आया था, लेकिन वो मैंने भविष्य के लिए रख दिया है, काम आएगा। मुक्तिबोध में एक बात कही थी, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई की जगह उसकी फैमिली और फैमिली में बैठ आती है। फासिज्म हमेशा परिवार और परिवार के अंदर जो उच्च सत्ता है उसके आधार पर अपना विकास करता है। ये इंग्लैंड का भी अनुभव है और ये हिंदुस्तान का भी अनुभव है। इंग्लैंड में तो डेमोक्रेसी थी, लेकिन इंग्लैंड की डेमोक्रेसी के रहते हुए फासिस्ट विचारों की और फासिस्ट संगठनों की जो खेती हुई, हिटलर के सम्मान के लिए जिस तरह से लोग निकले, उसने वहां लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया कि आखिर इतने हिटलर का विकास करना पड़ेगा। तो कभी हम पलट के बैलेट बॉक्स की तरफ नहीं, अपनी तरफ देखें, अपने परिवार की तरफ देखें। यहाँ जितने भी डेमोक्रेट्स बैठे हुए वो देखें कि क्या हमने अपने परिवार का लोकतांत्रिकीकरण किया है। परिवार में हम रहेंगे बिल्कुल पैट्रियार्किकल, पितृसत्तात्मक, और बाहर रहेंगे डेमोक्रेट। तो ये बात तो आपने व्यक्तित्व पैदा करती हो। इसी बात को मुक्तिबोध एड्रेस करते थे कि अगर तुम्हें अपने को एक बेहतर मनुष्य बनाना है तो ये बात तोड़ी जानी चाहिए। क्या हम इसके लिए तैयार है? हम तो तैयार नहीं। 75 साल के लोकतंत्र में मोदी तो बहुत छोटी चीज है, मोदी का राय बहुत चला जाए, ये तय है, लेकिन समस्या बहुत गहरी छोड़ दी है उसने। समस्या ये छोड़ दी है कि हमने सोचना बंद कर दिया है। सबसे बड़ी समस्या ये है। समस्या ये है कि हमने सुनना बंद कर दिया है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मोबाइल की कल्चर आएगी, ये इंटरनेट की कल्चर आएगी, सोशल मीडिया की कल्चर आएगी। ये कल्चर हमारे अंदर से हमारे कान छीन लेगी। अब हम सिर्फ बात करते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं, सुनते या सुनेंगे ही नहीं, तो फिर मेरी बात कहां पहुंचेगी, आपकी बात कहां पहुंचेगी। ये तो परेशानी हो रही है ना। हम अच्छी बात कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम अमृत भी परोस रहे थे, वो पास में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपने पहले लंबे समय से एक आदत पैदा की। आप अपना प्रवेश देखिए। मैं एक नई चीज शेयर करना चाहता हूं आपसे, जो मैंने कभी लिखी भी नहीं है और मैंने भूली भी नहीं। मैं पहली बार शेयर करता हूं। आप अपना प्रवेश देखिए, पिछले 20 साल में, 25 साल में आपके रिलेटिव क्या हुआ है। अभी पूजा हो गई है, 30 त्योहार और आते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि आपके पूजा के समय किस तरह के गाने बजते हैं आपके मोहल्ले में? आपने अचानक देखा होगा कि लोकल संगीत, लोकल भजन, लोकल गायक, धार्मिक संगीत, इसकी अचानक बाढ़ आ जाती है। हमने कभी सवाल नहीं खड़े किया कि अचानक में फिल्मी संगीत जो 12 महीने 24 घंटे बजता रहता है, वो इस 30 त्योहार का क्यों गायब हो जाता है? कभी सोचा आपने? मेरा यमुना किनारे घर है, मेरे पास 3 मंदिर है, मैं मंदिर में बैठता हूँ, मैं मंदिर भी देखता हूँ, और मैं उस पल्स को मैं रियल सेंस में फील करता हूँ जो मैं रहता हूँ।
कि आपके इर्द गिर्द जो त्योहार हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, उन फंक्शंस में अचानक जो पॉपुलर म्यूजिक है, जिसे हम लोग फिल्मी म्यूजिक कहते हैं, जो कि हम 24 घंटे सुनते हैं, वो अचानक क्यों गायब हो जाता है? ये तो आपकी एक तरह से मनोदशा आपके इर्द गिर्द विकसित की जा रही है। आपने कभी इसके बारे में सवाल ही करे नहीं। खतरा तो आपके पास ही है, साधारण सी चीज है, कभी बात ही नहीं हुई हमारी, हमने देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी जानते होता है आगे कलाकार क्या किया, उसने ही बल्ले से गा दी, हर प्रकार के हिंदी गाने करते बैठे, यहाँ तक कि जो गायक थे वो भी हिंदी के गाने गाने लगे, क्योंकि वहां जो है पूजा के समय बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं और पंडाल में जो गायक आते हैं उनके लिए कंपलसरी का वो बंगला में गाने गाएंगे, पूरी रात प्रोग्राम चलते हैं और पूरे स्टेट का प्रोग्राम चलते हैं। अब बताइए ममता सरवाइव करेंगे या नहीं सरवाइव करेंगे? सिंपल सी चीज, सिर्फ गाने ने पूरा पूरा प्रवेश बदल दिया। सिर्फ सिंपल सी चीज आप जान लीजिए कि आपके इर्द गिर्द पूरी पूरी धर्म की दीवार खड़ी की गई है, सुनियोजित ढंग से खड़ी की गई है ये दीवार। मेरा मन मेरा मैं जो अच्छा हो बजाऊं, लेकिन ये कैसे संभव है? मथुरा में 25 घाट, कुंभ के मेले में इतना बड़ा आयोजन होता है, उस कुंभ के मेले में क्या गाने बजेंगे, किस जगह क्या संगीत बजेगा, ये पहले से डिसाइड कर दिया गया, तो बाकायदा जारी किया गया और आपने कोई ध्यान नहीं दिया किसका क्या काम है। जनता को एक ही दिशा में सोचने और एक ही चीजों का आस्वाद लेने की जब आदत डाल देंगे तो आप क्या मानिए, आप जहर पिलाएंगे तो जहर पी जाएंगे। जो बहुतावाद हम कहते हैं ना, वो बहुतावाद जो है ना वो किताबों में नहीं होता, वो आपके एटीट्यूड्स में होता है, संस्कारों में होता है, आदत में होता है, छोटी छोटी चीजों में होता है। इनकी इच्छा है टिक्का पकौड़े खाने की, मेरी इच्छा है टिक्की खाने की, उनकी इच्छा टिक्की पकौड़े की नहीं है, उनकी इच्छा है छोले भटूरे खाने की। क्या करेंगे हम? दुकान कौन सी रहेगी? अब वो कह रहे हैं कि पूरे इलाके में, पूरी ट्रेन में कहीं पर नॉनवेज नहीं है। वो उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा ही नहीं, पकड़ रहे, गर्दन पकड़ दिया और आप अब खुश है कि हाँ गर्दन उनके हाथ में है। जी नहीं, राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, इस यात्रा का एकमात्र लक्ष्य यहां मैं देखता हूं, वो ये कि जो प्रवेश बनाया गया है जिसमें हर चीज पहले से डिक्टेट की जाती है, उस प्रवेश को क्वेश्चन किया जाए और उस प्रवेश को ब्रेक किया जाए। और ये इस यात्रा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप क्या मान लीजिए, अगर ये यात्रा कंप्लीट होती है, सारे पक्ष को इससे फायदा होगा, क्योंकि प्रदेश टूटेगा तो जहां जो जो मजबूत है वो इससे लाभ उठाएगा। कांग्रेस लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है सरकारी तौर पर पूरे देश में, लेकिन जहां कांग्रेस मजबूत है वहां लाभ उठाएगी। ऐसा तो नहीं कि वो राजनीति के लिए नहीं कर रहे वो यात्रा, लेकिन उसका लक्ष्य ये नहीं, लक्ष्य उसका कैसे इस प्रवेश को, जो जिसे अध्यायवादी प्रवेश कहते हैं, वो अध्यायवादी जो प्रवेश विकसित किया गया उसे कैसे तोड़ा जाए। अब कैसे विकसित किया गया वो पहले था हमारे पास में बढ़िया बढ़िया सपने थे, बढ़िया बढ़िया बातें थी, यहाँ पे भी लोगों के साथ बढ़िया बढ़िया बातें हैं, सब लोग कहते हैं। अब लोगों के दिमाग में बड़े विचार नहीं, बड़े विचार सुनने की किसी पास न शक्ति है न समय, या जैसे हम बड़ा भारत, महान भारत। तो जब देश का प्रधानमंत्री, देश का पूरा पूरा मीडिया, देश का पूरा सिस्टम एक चीज कह रहा है, कैसा भारत चाहिए, वो कह रहे हैं हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब आप सोचिए, आपके पास में भारत था जिसका एक बड़ा फलक था, बड़ा कैनवास था। हिंदू राष्ट्र छोटा कैनवास है, छोटा फलक है। अब आपको किसको समझा दिया गया? छोटे फलक में, छोटे कैनवास में। एक प्रोफेसर थे डी मुखर्जी, सोशियोलॉजी के बहुत नामी प्रोफेसर रहे हैं, वो कहते थे कि अगर आपको कभी किसी चीज को देखना हो तो आप जितने व्यापक फलक पर किसी समस्या को देख, बड़े फलक पर रख के देखेंगे तो वो ज्यादा साफ दिखाई देगी। आप छोटी छोटी चीजों से मत देखिए। वो क्या क्या हमने छोटी चीजों से देखना शुरू किया। कैसे देखते हैं हम लोग? मेरी गली बन गई, पहले तो ऐसी सड़कें थी नहीं साहब, अब तो सब समय लाइट रहती है, बड़ी लाइट रहती है, ये तो मानना है। देखिए क्या चमक रहा है, शहर बिल्कुल चमक रहा है। अब देश सारा रसता में जा रहा है, देश का 80
80 करोड़ लोग जो है बेरोजगार बना दिए गए, भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिए गए और सड़क आपकी चमक रही है। कल जो जलसा हुआ है, मैं सिर्फ एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। मैं वैसे तेलुगु को कर चुका हूँ उसे, जिन लोगों ने देखा होगा मैंने हिटलर पर 10 एपिसोड की मेरी कोई बड़ी शिक्षा हुई उससे। हिटलर जब आया था उसने एक बड़ा काम किया। क्यों मैं हिटलर को याद करना चाहता हूँ? उसने ईसाई संप्रदाय के जो गिरजाघर थे उनको सबसे ज्यादा उसने सेलिब्रेट किया, रोशनी फैलाया, खूब सजाया। जिन्होंने हिटलर के ऊपर काम किया उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हिटलर ने जो ये काम किया उससे हिटलर की नायक की इमेज दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ी। नरेंद्र मोदी बेवकूफ नहीं। नरेंद्र मोदी जानता है कि इंडिया में लाख पैसे दो मुझे नायक नहीं बना सकते। अगर मुझे नायक बनना है तो मुझे मंदिर चमकाने होंगे और मंदिरों पर रोशनी करनी होगी और वह मुझे फोकस में लाना होगा। तो वहां एक्सपेरिमेंट एक देखा गया। पूरा यूरोप, चाहे वो कैथोलिक हो चाहे प्रोटेस्टेंट हो, पूरे यूरोप में ईसाइयत के लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो कुछ नहीं करता है, वो खाली ईसाई जो संप्रदाय के जो गिरजाघर है उनको खूब भयानक रोशनी से सजा रहा है और अपनी साथ मीटिंग कर रहा है। नायक कैसे बनता है? धर्म सिर्फ धर्म को सेलिब्रेट कर, धर्म को निगेट करके नायक का जन्म नहीं होता। अब एक चीज जान लीजिए, आप कल्पना कीजिए पिछले 40 साल तक कांग्रेस में 40 साल तक शासन में रहे, नेहरू जी ने सैकड़ों कारखाने लगाए, कभी इस तरह से ये नहीं हुआ कि 50 किलोमीटर की रूट सजाया जाएगा और जा रहे हैं तो वो ये चीजें होंगी। नहीं, धर्म रहेगा, धर्म की सेवा करेंगे, धर्म के लिए जगह रहेगी, लेकिन सजाएंगे किसे? सजाएंगे जनता को, सजाएंगे कल कारखानों को, स्कूल कॉलेज को। स्थितियां इतनी बदतर हो चुकी है कि अब लोग सवाल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? एक अन्य चीज जो कि हम सब लोगों के जेल में जो हमारे सब लोग बोले, देखिए पहले तक ये था कि मैं जगदीश्वर था, ये मल्ली थे, आपके भी अपने अपने नाम है, आपकी अपनी पहचान है। नरेंद्र मोदी को एक बात का श्रेय देना पड़ेगा, इसने हमारी सारी पहचान छीनी। अब हम सब भीड़ है, हम सब भीड़ है और हम सबको भीड़ बनाने में जो उसकी भूमिका है उसको जब तक आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, आप इस भीड़ से बाहर नहीं निकलेंगे। भीड़ की संस्कृति में जनता को कन्वर्ट करना, तमाम की अस्मिताओं को कन्वर्ट करना, ये बहुत बड़ा विकल्प है जिस पर लोग काम कर रहे हैं। आप तो भीड़ पर डिस्कस ही नहीं कर रहे कि आप भीड़ बना दिए गए। आप तो मान के चल रहे हैं आप प्रोफेसर हैं, आप मान के चल रहे हैं आप एक टेक्निकल लीडर हैं, आप मान के चल रहे हैं आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं। वहां हर व्यक्ति भीड़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कैसे जवाब देंगे आप? भीड़ आ गई, राहुल गांधी ला रहा है तो उनको ये भीड़ ला रहा है, तो जवाब कहां से देंगे आप? जिसे हम लोग कहते हैं ना, कांटे से कांटा निकलता है, तो सहला क्या कांटा अगर उसने जनता को सांप्रदायिक बनाया तो आप जनता को सेकुलर बनाइए और निकलिए और जनता को गुण मत कीजिए, चाहे जो तरीका हो। इंपैक्ट बहुत दूरगामी होंगे। इलेक्शन के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि ये एक समस्या है कि भीड़ की संस्कृति से कैसे निकाला जाए। भीड़ की संस्कृति से निकालने के लिए जरूरी है कि हम सब लोग आपस में डिस्कस करें कि लोग भीड़ कैसे बने, मेरी निजी पहचान कैसे गायब हुई। मुझे तो वो अरे मेरी तो छोड़ देंगे, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को लिफ्ट नहीं मारता, उसके लिए वो भी भीड़ है, उसके लिए वो भी उम्मीद नहीं है। अभी कुछ दिन पहले किस्सा बता रहा हूं आपको, जो विश्व सूत्रों से मुझे पता चला। एक व्यक्ति ने घूस दी एक एमएलए को, जिसका पिता कैबिनेट मिनिस्टर में, नाम नहीं ले रहा, 6 करोड़ रुपए घूस दिए और उसने जिसने घूस दी है गाजियाबाद में घूस दी उसने और शिकायत कर दी पीएम के। पीएम ने महिला काम किया, ईमानदार आदमी, उन्होंने
करप्शन आज अपनी सारी सरहदें तोड़ चुका है हिंदुस्तान में। करप्शन पहले भी था, लेकिन अब जो करप्शन है वो बिल्कुल एकदम ऐसा करप्शन है जिसका कि कोई उत्तर नहीं है। मैं बस आखिरी चीज कहना चाहता हूँ, इससे सवाल उठे, वो ये कि ये हिंदुत्व जो है वो जटिल फिनोमेना है। आप हिंदू के खिलाफ बोले तो बोले और नहीं बोले तो बोले, न खाए वाले न उगले हुए। जरूरत इस बात की है, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं पहले नहीं कहता था, मैं आपको बताऊं दिलचस्प बात कि मैं पूछते तो मैं कहता हूँ कि चतुर्वेदी है, तो थोड़ा सा जवाब तो हो जाएगा कि जो है हिंदू। पहचान की लड़ाई में जब ये संकट आ जाए कि एक ऐसी आइडेंटिटी आपके सामने खड़ी कर दी जाए जो कि सबको हजम कर जाने वाली, हिंदुत्व की पहचान जो है वो सबको हजम कर जाने वाली पहचान है। ये ऐसी पहचान नहीं है जो लोगों के साथ में एडजस्ट करे या दिमाग से निकालते, उसने समाज के हर स्तर पर अंतर्विरोध तेज कर दिए हैं और उसका सबसे पहला और बड़ा अंतर्विरोध है, उसने पूरी की पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया है। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स जहां पर भी क्लाइमेक्स पर पहुंची, और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिंदुस्तान में क्लाइमेक्स है, और उत्तर भारत के राज्य जहां ये जहर फैला हुआ है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के किले रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित अगर कोई चीज हुई है तो वो अर्थव्यवस्था। अस्मिता की राजनीति जितनी बार आप करेंगे, आप तय मान लीजिए, आप चाहे जितने महान उद्देश्य से करें, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट इकोनॉमिकली राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, दोनों के लिए खतरनाक होगा। और इन अस्मिता की राजनीति करने वालों के लिए राष्ट्र राज्य बेईमान है। ये स्टेट और नेशन दोनों को नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे दोनों चीजें चाहिए। मुझे डेमोक्रेसी चाहिए, मुझे यहाँ लोगों के बीच में सद्भाव भी चाहिए, लेकिन सद्भाव के लिए मेरे पास में रास्ता क्या है? सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, ये तो मुझे बाद में पता चला। नहीं, काफी है आदमी। क्या हमने मनुष्य से प्रेम करना बंद कर दिया है? हुआ ये कि हमने मनुष्य से प्रेम करना बंद कर दिया। हम सोचते हैं, पहले पूछते हैं, अच्छा पॉलिटिक्स क्या है इसकी, तब बात करेंगे, विचारधारा क्या है इसकी, तब बात करेंगे, जाति क्या है इसकी, तब बात करेंगे। नहीं, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम एक स्वाभाविक परिघटना है, इसको स्वाभाविक तौर पर विकसित किया जाना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। हुआ ये हमने इसलिए स्वार्थ विकसित करनी है। मैं क्यों बात करूं? प्रोफेसर हूं, आप पूछ लिए किसी भी विद्यार्थी से जिसने मुझे फोन किया हो, मैं कोई विद्यार्थी फोन करे तो फोन उठाता हूं, मुझसे ये पूछता नहीं कि तू किसके अंडर में रिसर्च कर रहा है, किस यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा है। नहीं, मेरा काम है, पेंशन मिलती है, मैं तनख्वाह मिलती थी, इसलिए तनख्वाह मिलती थी, सोचने के लिए और पढ़ने के लिए। दिक्कत क्या हुई है कि जो मेरा काम है वही मेरा करना बंद कर दिया। मैं किसी और को दोष नहीं करना चाहता। एक नागरिक की भूमिका यह कि अगर कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो आप दरवाजा खोले और पूछे और सुने, क्या बात है, कैसे आए, भले ही वो मेरा घोर शत्रु हो। हमारे दिल छोटे हो गए। नहीं, हमारा दिल इतना छोटा नहीं था। हंसी की बात है लेकिन बतानी जरूरी है। मैं इलेक्शन लड़ रहा था जेएनयू स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट। निर्मला सीतारमण के पति प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे मेरे खिलाफ। तो अचानक साहब वो उनको लगा कि उन्हें अपना भाग्य दिखाना चाहिए, तो उन्होंने कहा यार मेरा हाथ है। तो मैंने कहा भूल से ये इलेक्शन के दौरान मकान में बाद में आए, मैंने हाथ देखा क्योंकि उनका ज्योतिष में विश्वास, और इसके बावजूद मैंने हाथ देखा, मेरा ज्योतिष में कोई विश्वास नहीं है। मैं उस चीज को मानता हूं जो हरिहर द्विवेदी कहते थे, हम ज्योतिष जानते हैं लेकिन ज्योतिष
लोगों को क्या दिल जीतने की कला लोगों के सामने शेयर करने की कला, इसका इस दिनों जो अभ्यास हुआ है, और ये खासतौर लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच में, लोकतांत्रिक संगठनों के बीच में अभ्यास हुआ है। आपने लोगों के सुख दुख बांटने बंद कर दिया। किसके पास जाएगा? लेखक बीमार पड़ा, उसका बिल जमा नहीं हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं, एक प्रोफेसर बीमार है और वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपना 2 लाख का या 1.5 लाख का बिल जमा कर सके हॉस्पिटल का, वो किसके पास जाएगा? आप रिसोर्स बोले, आप उसकी मदद नहीं कर सकते। आप 100-200 लोगों के बीच में जाके 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, 50-50 रुपए आप चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। क्यों आपको याद रखेगा? जो उसकी मदद करेगा उसको याद रखेगा और जाएगा। उनके पास में लोग हैं, उनके पास लोग हैं ऐसे, वो फोन करते हैं और जाके वो बिल जमा उसका हो जाता है, तो वो उसी को वोट देगा, वो सबसे कैंपेन करेगा। आपने क्या किया? मेरे पास विचार बहुत अच्छे हैं, विचार से समाज में लोगों का दिल नहीं टूटा है। हमने लोकतंत्र में दिल जीतने की कला, वो लोगों के सुख दुख में शामिल होने की कला थी, उसका हमने एक तरह से सफाया कर दिया है। अब हमारे पास फोन है, मुझे मालूम पड़ा कि राजेश जी बीमार पड़े हैं, तो मैंने फोन से पूछ लिया कि तबीयत कैसी है, तो उनका ठीक है। इन्होंने पूछा कि राजेश जी, मैंने हाँ पूछ लिया, तबीयत ठीक है, फोन पर बात हुई। मैं गया, अच्छा मैं कितना आराम हो चुका, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस जो संबंध और संपर्क है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया टेक्नोलॉजी के जरिए, और इससे हमारा एलिमिनेशन और होगा। और आप जान लीजिए, एलिमिनेशन जितना बढ़ेगा, मास कल्चर के रूप उतना ही आपके जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। मास कल्चर के रूप जितना हस्तक्षेप करेंगे, उतना ही नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करेगा। तो पूरा पूरा मास मीडिया से कंट्रोल है। अब आप डिस्कस ये नहीं करते कि अखबार में कौन सी खबर छपी है, आप डिस्कस ये करते हैं कि टेलीविजन में कौन सा टॉक शो में क्या हो रहा है। टेलीविजन आपके खाली समय में सीधे दाखिल होता है और आपके खाली समय को एकदम गिरदर करके ले जाता है। होना क्या चाहिए? मेरी बात तो रवीश कुमार ने कह दी, तो मुझे तो बात करने की जरूरत है नहीं, मैं तो कन्विंस हूं, तो मेरी बात तो रवीश कुमार नहीं जी, नहीं। मुझे ये आदत बदलनी होगी। पहले थी आदत कि दैनिक जागरण में कौन सी खबर छपी है, अमर उजाला में कौन सी खबर छपी है, हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, पहले बड़ी खबर को। आज स्थिति है कि हम खबर देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन डिस्कस नहीं करते। लोकतंत्र क्या वोट से आएगा जी नहीं। संस्कृत में कहावत है, वादे वादे जाएंगे तब बोलो। हमने क्या किया कि हमने बात विवाद करना तो बंद कर दिया। अब तो फेसबुक पोस्ट लिख देते हैं, बात नहीं करते, जो कुछ लिख दिया लिख दिया। मैं बार-बार लिखता हूँ, जो लोग पढ़ते हैं और देखा कि मैं तो बहुत खुद दबाता हूँ, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। मैं जैसे सुबह से आया हुआ हूँ, आप विश्वास कीजिए, मैंने 1 मिनट के लिए मैंने मोबाइल हाथ में, क्यों? ये आपकी बात कह रहा हूँ, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। ये जो टेक्नोलॉजी है जो आपके हाथ में है, हर बच्चे के हाथ में है, ये टेक्नोलॉजी मेरी सेवा के लिए है। लेकिन जिस दिन से टेक्नोलॉजी आई है, उस दिन से अब मैं इसकी सेवा कर रहा हूं। ये मुझे चला रही है, लाया था मैं कि नहीं चलाऊंगा इसे, लेकिन वास्तविकता ये है और ये मुझे चला रही है। मेरे सारे के सारे समय को, मेरे सारे खाली समय को ये टेक्नोलॉजी खा रही है और इसने मुझे अपाहिज बना दिया। लोकतंत्र में अपाहिज जानते हैं, वो अमेरिका में मिलते हैं, भारत में मिलते हैं। जहां पर इस टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट हुआ, उसने पहला काम ये किया है कि आपको निष्क्रिय बनाया है। कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी, जो व्यक्तिगत संपर्क और ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम महत्वपूर्ण नहीं मानते। और जो लोग धर्म विरोधी लोग हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज उस समय के लिए धर्म के खिलाफ लड़ाई छोड़ो। हमारे बीच में ऐसे रेडिकल लोग हैं जो इसी समय धर्म का भी निर्धार करना चाहते हैं जी नहीं। आप तय मान लीजिए, आने वाले समय में जैसा दिमित्रोव कहते थे, दिमित्रोव ने कहा था कि फासिस्ट वो चीज है कि आपको धर्म तक की रक्षा के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा।
मंदिर ध्यान से कर पाओ। आप जाइए, कम से कम 50% से अधिक लोगों की इनकम गिर चुकी है, रोते हैं लोग। कोरोना में पहली बार ऐसा हुआ, द्वारकाधीश के मंदिर, हिस्टोरिकल मंदिर, पहली बार ऐसा हुआ बैंक से पैसे निकालने पड़े साहब, बैंक से मंदिर में कोई पैसे नहीं निकाले, कर्मचारियों की तनख्वाह आधी कर दी गई, 7,000 पाते थे 3,000 कर दिए और सब आगे हो गए। अरे जगदीश्वर, क्या तुम बड़ी अच्छी बात करते थे, हमारी समझ में आ रही, मैंने कहा सब दे रहे हो, समझने की जरूरत नहीं है, तो तुम आगे कर पाओ। ये जो हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व से अगर आप सोच रहे हो कि हिंदू धर्म का भला होगा, आप गलत फहमी के शिकार हैं। जी नहीं, ओवरऑल पंडितों की, पुजारियों की, पुरोहितों की आमदनी में हैवी डिक्लाइन आया है। जो हिंदुत्व के पक्ष में है, उनके लिए कह रहा हूं ये बात। दूसरी चीज जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी पैदा की है, जिसको हम आगे करना चाहते हैं, दहेज हत्या बढ़ी है घटी है, तलाक के मामले बढ़े या घटे, बात नहीं करेंगे। राष्ट्रीय समस्या है, हर आधा घंटे में गलती जिंदा जलाई जा रही है तुम्हारे समाज में, तुम्हारे मुंह में एक शब्द नहीं है, शर्म आनी चाहिए। स्थिति है जो लेटेस्ट स्थिति है वो बहुत भयानक है। इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी रहेगी, इतने बड़े पैमाने पर निरुद्योगीकरण रहेगा, तो लोगों में पागलपन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? लगातार लोगों में एब्नॉर्मलिटी बढ़ रही है, और जो शिक्षक है और जो विद्यार्थी है वो सुन ले, नरेंद्र मोदी बहुत ईमानदार आदमी है, साफ कह दिया उसने, जो नई शिक्षा नीति जारी की है उसके बाद में साफ कह दिया है 2036 के बाद सारे कॉलेज ऑटोनॉमस कर दिए जाएंगे। भूल जाओ कॉलेज में कभी दाखिले होंगे, जैसे अमेरिका में होता है ना, सब 12th तक पढ़ते हैं, उसके बाद में सिर्फ बर्तन धोते हैं और घर के काम करते हैं और बाकी काम करते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते। अमेरिका की 150 यूनिवर्सिटियों में 80% से अधिक यूनिवर्सिटी ऐसी जिसमें अमेरिका के विद्यार्थी मुश्किल से 10%, सारे तीसरी दुनिया के देशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। आपके यहाँ आने वाले समय में जो छात्र हैं, नौजवान हैं, जान लीजिए आप इसे, अगर आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया, अभी तो 3-3 हजार रुपए की फीस है, 24 के बाद इलेक्शन खत्म होने दीजिए और मोदी जी को आने दीजिए, कॉलेजों को ताले लगेंगे, कॉलेज बिके मिलेंगे, ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, जिन कॉलेजों के पास में थोड़े बहुत पैसे उनसे कलेक्ट किया जाए कि अपने रिसोर्स जुटाओ और ऑटोनॉमस हो और आगे जाओ, और जो खाली जगह पड़ी है उसे मार्केट बॉन्ड के लिए दे दो। तो मैं हाथ जोड़कर बोल कर रहा हूं कि राष्ट्र ऊपर नहीं जा रहा है, रसद पे जा रहा है। जो शिक्षा का आत्मनिर्भर ढांचा लक्ष्मण पश्चिम आपकी देखिए उठा है, आज वो ढांचा ही दांव पर लगा हुआ है। हमारे बीच में सवाल नहीं उठ रहे, क्यों नहीं उठ रहे सवाल? हम इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते कि मुख्यमंत्री जो है 10,000 करोड़ रुपया अगर वो किसी उत्सव पर खर्च करना चाहते हैं तो वे 10,000 करोड़ रुपया किसी सरकारी विश्वविद्यालय पर खर्च करते हैं। ये चेतना हमारे अंदर आनी चाहिए। अंत में राहुल गांधी की रैली है, मैं उसे कंक्लूड करना चाहता हूँ। राहुल गांधी की रैली ये एक तरह से ताबूत में कील का काम करेगी, क्योंकि उसने 1947 में जो प्रॉमिस थे डेमोक्रेसी के, कांग्रेस वो नहीं है, हम लोग दिमाग से भूल गए। कांग्रेस हारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बड़ा कैनवास उसने खड़ा किया है डेमोक्रेसी का, उस बड़े कैनवास का फायदा हमें लेना चाहिए और इस रूप में लेना चाहिए कि अब हम सेकुलर कहने में शर्म नहीं महसूस करते। कम से कम इतने दिन का जो कैंपेन हुआ है ना, उसने एक पहला प्लस पॉइंट दिया है कि अब हम सेकुलर होना बुरी बात नहीं समझते। दूसरी चीज जो घटेगी वो आप देखिएगा, रैली कंट्रोल हो रही कश्मीर में, निशाना कश्मीर है, क्योंकि गुजरात की जो प्रयोगशाला बनाई गई वो कश्मीर को बनाया गया। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि इतना
इतना जुल्म क्यों कश्मीर में हो रहा है? आप सोच सकते हैं बिना घोषित किए 8-8 महीने तक लॉकडाउन रखा जाए, बिना घोषित किए, बिना राजनीति जारी किए 10-10 महीने तक इंटरनेट शटडाउन किया जाए। हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस कश्मीरियों का तबाह हो गया। हमने कभी सोचा ही नहीं क्यों? तो हमारे अंदर आदत बैठ चुकी है, हिंदी भाषा में खासतौर पर ये कह के बात खत्म हो गई। हमारे अंदर जब तक हमारे पेट में चाकू नहीं लगता तब तक ये महसूस नहीं करते कि उसमें चाकू चलाया हुआ है। भारत विभाजन हुआ तो भारत विभाजन हुआ तो हिंदी के किसी उपन्यासकार ने भारत विभाजन उपन्यास नहीं लिखा, कहानी नहीं लिखी। क्यों? प्रगतिशील लोग तो जिंदा थे, सारे नामी लोग जिंदा थे। कहानी कौन लिखा था? अज्ञे लिख रहे थे जिन्हें आप प्रगतिशील नहीं मानते। कहानियां कौन लिखा था? किसने लिखी? हिंदी भाषी क्षेत्र में सबसे बड़ा समारोह हुआ प्रगतिशील लेखकों का 1 महीने बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उसके ठीक 1 महीने बाद इलाहाबाद में प्रगतिशील लेखकों का संगठन का सम्मेलन हुआ जिसमें 22 प्रस्ताव पास हुए। भारत विभाजन के बारे में एक प्रस्ताव नहीं था उसमें। एक जगह एक प्रस्ताव में खाली एक जगह एक लाइन में लिखा। तो मैंने नंबर जी से पूछा, वो मेरे टीचर थे, 22 का कोई प्रस्ताव नहीं है, एक प्रस्ताव का लाइन कैसे आ गई? तो उन्होंने वो सम्मेलन अटेंड किया। तो उन्होंने कहा बोलिए कि सम्मेलन की पहली रात को इलाहाबाद में छुरेबाजी की घटना हो गई, इसके चलते वो लाइन डाली। अगर वो छुरेबाजी की घटना नहीं होती तो वो लाइन भी नहीं आती। भारत विभाजन पर लिखा हुआ आपको उर्दू में मिल जाएगा, पंजाबी में मिल जाएगा, बांग्ला में मिल जाएगा, लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगा। तो हिंदी भाषियों की मुश्किल है कि अगर भारत में कहीं आग लगेगी, जो लोग अभी यहाँ बैठे गए एक सज्जन कि सिर्फ हिंदी भाषियों की समस्या है, जी नहीं, सांप्रदायिकता पूरे देश की समस्या है। पूरा नॉर्थ ईस्ट कब्जे में ले चुके हैं वो, इधर टर्मिनल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो वो साउथ में भी चले गए, ऑलरेडी कर्नाटक में तो वो सरकार बनाई गई। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ हम इसे एक क्षेत्रीय फिनोमेना न समझें, ये राष्ट्रीय फिनोमेना है। और ये राष्ट्रीय फिनोमेना है इसलिए इससे सबसे बड़ी चुनौती जो पैदा की है वो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को चुनौती करती है। धर्मनिरपेक्ष कहना अपने आप में क्राइम हो चुका है। आप समाज में खड़े होकर बोल नहीं सकते प्रेस से लोग, हम लोग शर्माने लगे। अब लोकतंत्र तो बस हम है ना, हम मीटिंग में बोल रहे हैं ना, डेमोक्रेसी कितनी चाहिए आपको दी है ना। सीमित डेमोक्रेसी को वो डेमोक्रेसी करें, बल्कि उन्होंने सारी की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की, संवैधानिक संस्थाओं की जो कन्वेंशनल फंक्शनिंग थी उसको एकदम खत्म कर दिया। अब आप किसी से बोलेंगे अरे गोरखपुर में आप मुख्यमंत्री के इलाके में आप बोला है डेमोक्रेसी नहीं, तो बोल कैसे आए? जी नहीं, इसे डेमोक्रेसी नहीं कहते। सीमित लोकतंत्र और एक असीमित लोकतंत्र का जो फर्क है जो हमारे संविधान ने दिया, असीमित लोकतंत्र में हम सारी हदें लोकतंत्र की पार कर सकते थे, ये लोकतंत्र में हम दिया था। यहां तक कि हम लोकतंत्र को स्वीकार नहीं कर सकते। आज की स्थिति है, आज की स्थिति है कि आप लोकतंत्र के बारे में उतनी बातें करेंगे जितनी बातें सरकार आपको बोलने के लिए बात करेगी। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि ये जो दायरा बन रहा है इसमें थोड़ा सा हम लोग पार्टिसिपेट करें, अपने तरीके से पार्टिसिपेट करें, और ये जो एरिया है जिन एरियाओं में मैंने बात की है उन पर चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि बातचीत सवाल करें, थोड़ा बातचीत हो। नहीं देखा 15 मिनट हमारे पास है और हम चाहते थे सर एक सवाल था आपसे, लोकतंत्र से जुड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं जो घर की समस्याओं से और बेरोजगारी से परेशान हैं। इस लोकतंत्र नामक शब्द के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहते हैं।
एक नौकरी है। हिटलर के ने ये वायदा किया था कि वो करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार देगा, और ये कह के वो जीत के आया था। संयोग की बात ही कोइंसिडेंट है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जीत के आए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जानते किस चीज को, कितने रोजगार दिए उसने और किस चीज में रोजगार दिए? सबसे अधिक रोजगार एकमात्र दिया उसने सड़क बनाने का। हिटलर ने जितनी सड़कें बनाई और सड़कों पर हर एजुकेशन के लोग अब सड़क बनाने पर लगे। हिटलर के पास में कोई रोजगार नहीं था। अब जो सरकार है, हरियाणा का पिछले जो सड़क बनाने के लिए वो निकला कि कई लोग आए, आप चौंक जाएंगे, उसमें कई हजार लोगों ने आवेदन किया, जिसमें सैकड़ों लोग पीएचडी थे। किसके लिए? सड़क बनाने के लिए। ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में आप दाखिल हो चुके हैं, इसमें सिर्फ एक ही रोजगार होगा, आप हाईवे बनाएंगे, घर जाएंगे। मनरेगा में उठा दिया उन्होंने। मनरेगा के लिए गांव में पैसे नहीं भेजते आप। पहले 25-30 दिन के पैसे आते थे, वो भी नहीं आते। साल में 25-30 दिन था सिर्फ मनरेगा। तो वैसी स्थिति में जो लोग ये सोचते हैं कि रोजगार मिलेगा तब हम लोकतंत्र की बात करेंगे, इसका मतलब यह है कि उन्होंने किसी लाभ के लिए व्यवस्था को समझा नहीं। लोकतंत्र में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, लगाव और कुर्बानी। अगर तुम्हें लगाव नहीं है तो तुम लोकतंत्र नहीं बचा सकते। ऐसे तुम्हारी संख्या कम होती जाएगी, वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। जान लो इसे। नागरिक आंदोलन और किसान आंदोलन के पहले लोग नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी संख्या में नौजवान और किसान निकल के आएंगे, किसी को मालूम ही नहीं था। मुश्किल क्या है कि हमने एक चीज पैदा की है जो कि छूट गई मुझसे, तुम्हारे बारे में बताया, हमने संगठन बनाने के प्रति जो हेट्रेड पैदा की। जी नहीं, मुझे संगठन चाहिए और मुझे पॉलिटिक्स भी चाहिए। ये जो यूथ है, इसके अंदर एक डिपॉलिटिसाइजेशन इतना डीप रूटेड पहुंच चुका है, उसे राजनीति पसंद नहीं, उसे सिर्फ काम चाहिए, और जो काम की बात नहीं करता उसे वो सुनना नहीं चाहता। तो ये जो उपयोगिता वाली दृष्टिकोण है, ये उपयोगिता वाली दृष्टिकोण हमारे काम का नहीं है। हम तो उसे सही कह ही सकते हैं, लेकिन हम उसे दुश्मन न बनाए। लड़े नहीं। अगर हम उसे एक चाय पिला सकते तो चाय पिलाएं, लेकिन हमारे अंदर उसके अंदर द्वेष नहीं आना चाहिए। हुआ ये है कि अभी ये चाहते हैं कि इस आधार पर द्वेष पैदा हो, बेरोजगार में और गैर बेरोजगार में। हम क्या करेंगे? अगर मैं चना खा रहा हूं तो मैं चना बांट के खाऊंगा, मैं चाय पी रहा हूं तो चाय बांट के पीऊंगा। मेरे विचार नहीं मिलते, इसलिए मैं चाय नहीं पी सकता उसके साथ में। ये नहीं करना चाहिए। ये चाहते हैं कि इसके जरिए ये हेट्रेड बढ़ेगा, और ये जब हेट्रेड बढ़ेगा तो हमारा फायदा होगा। मुझे पॉलिटिक्स भी चाहिए और मुझे ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए। जो पॉलिटिक्स करते हो, ये जो यूथ है जिसकी तो बात कर रहा हूं, ये वाइड पॉलिटिक्स संगठन करें। उसे बहुत कि संगठन चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे वो क्या कहते हैं, टेलीफोन के लिए टावर होता है, तो वो टावर है भैया, अगर वो टावर हटा दोगे तो मोबाइल नहीं चलेगा, भले ही चाहिए तो जगह बंद हो सकती। डेमोक्रेसी में संगठन और खासतौर पर डेमोक्रेटिक संगठन टावर का काम करते हैं, वो लाइफ में हमारे जीवन की। और इन लोगों ने सबसे बड़ा काम किया है इनके प्रति नफरत। का कोई विकल्प
कंप्यूटर रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट माने जाते हैं सज्जन, लेकिन सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हुआ, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हुआ उसके पहले जब आपके अन्ना हजारे का आंदोलन था, ऐसा थोड़ा कि फेक वेबसाइट, फेक खबरें अचानक आने शुरू हुई, नहीं। आप उठाते देखिए, कपिल सिब्बल जब मंत्री थे तो उन्होंने कितनी शिकायतें दी, शिकायतें करना और चीजों को बंद करना दोनों में फर्क है। मैं मंत्री हूं, मैं उसे रोक सकता हूं, लेकिन मैंने रोका नहीं। क्यों? मैं सवाल नहीं कर सकता कपिल सिब्बल से, मैं सवाल कर सकता हूं मंत्री के नाते। आप जाइए फेसबुक पर, आपने ब्लॉग बनाइए, मैंने उस समय भी लिखा था कि आपको ये बात लिखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, आप ब्लॉक नहीं कर सकते। आप कर क्या रहे हैं सोशल मीडिया या मीडिया में, दोनों में? अरे मुझे तो आप रूल्स में पकड़ लेते हैं, मैंने इनकम टैक्स में फला चीज नहीं दी, तत्काल मेरे ऊपर ला दिया आपने। कितने मीडिया वालों को पकड़ा है? मीडिया के ऊपर कोई रूल्स लागू नहीं होते, कोई रेगुलेशन लागू नहीं होती, किसी सरकार की लागू नहीं होती। ये कैसा मतलब सिस्टम है जो कि हमारे किसी पूरा डेमोक्रेसी में? इसके कांग्रेस कितनी दोषी है, जितने लोग दोषी हैं। अब क्या हुआ है? अब उपाय एक ही है जो अभी चल रहा है। अब जहां से यात्रा निकल रही है वहां मीडिया में कवरेज हो रहा है, आपकी सेंसर से बेकार है। ये यात्रा जहां जाएगी वहां कवरेज होगा। किसान आंदोलन कर रहे थे, नागरिक आंदोलन कर रहे थे, कवरेज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? लोकल मीडिया में हो रहा था। आप चाहे जितना दबाव डालिए, जो लड़के हैं रिपोर्टर है वो तो बेचारा, वो चाहे अंदर के पेज पर ही सही, लेकिन वो खबर लिख देगा। आपसे रोक नहीं सकते, सूचना के प्रवाह को आप रोक नहीं सकते, बशर्ते कि नीचे एक्शन हो। मुसीबत क्या है कि एक्शन के बिना मीडिया कवरेज चाहते हैं। वो जमाने गए जब कांग्रेस के कवरेज बिना एक्शन के होते थे। आप इवेंट क्रिएट कीजिए, आपके एक्शन होंगे, आपके कवरेज आएगा, आप रोक नहीं सकते। खाने से बेकार बनी, कोई आंदोलन का इशू नहीं है। एक इशू है, इशू क्या है कि भारत के सामने सामाजिक विभाजन का गंभीर खतरा पैदा हो गया, इसकी अवेयरनेस पैदा करनी है। बहुत सिर्फ एक इशू है, वोट नहीं चाहिए उन्हें घर के घर खाना भी नहीं खाना, वो किसी के घर जा नहीं रहे, वो अपने टेंट में रहते हैं, सब पड़ जाते हैं। आप डिसएग्री हो सकते हैं कि भारत में विभाजन होगा, और लोग डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये डेमोक्रेटिक राइट है, कांग्रेस में डेमोक्रेटिक राइट है कि जनता को वो जागरूक करे। हमारी आलोचना तो यही है कि जनता को जागरूक नहीं किया गया। अगर जनता को जागरूक किया गया होगा तो ये दुर्दशा हमारी नहीं होती। पहली चीज। दूसरी चीज सुनिएगा, पता नहीं पॉलिटिकल लीडर्स के कम्युनिकेशन को आप कैसे देखते हैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं। आप आज की डेट लिख लीजिए और 6 महीने के बाद की डेट लिखिए। यूपी में और केंद्र में जो पाबंदी लगी है वो देखिए कैसे झटके में भी देखिए, लिख लीजिए, क्योंकि इनके पास में होप नहीं है। ये जितने मंदिर बनाने से बना रहे हैं, बेरोजगारी तो जाने वाली नहीं है उससे। तो बेरोजगारों के लिए क्या चाहिए? नौकरियां चाहिए। फेक नौकरियों से होने वाला नहीं है, रियल नौकरी चाहिए। अच्छा, ये जल्दी में कम हो नहीं सकता, तो टाइम जल्दी पाए। तो बेरोजगारी का कुछ तो बोलोगे, कोई तो कोई आएगा, पैकेज आएगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए कोई तो कोई पैकेज आएगा कि भाई बेरोजगार है, ये भी हम ये देंगे।
ये जो आंदोलन है ना इस तरह के, जिसे राहुल कर रहे हैं, किसान कर रहे थे, नागरिक कर रहे थे, वो आंदोलन का असर क्या हुआ? न्याय पाकर जो पसरी हुई थी ना, खड़ी हो गई सब। मुझे लगा कि नीचे आंदोलन हो रहे हैं, जनता भी निकल रही है, तो हमें भी थोड़ा सा स्टैंड लेने चाहिए तरह करके बस। अब हर चीज का जवाब मांग रहे हैं, कल तक जवाब नहीं मांग रहे। कल की लेटेस्ट घटना जो आज का अखबार में रिपोर्ट हुई है कि जिन लोगों को आपने यूएपीए में बंद किया है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट देनी होगी आपको। आपसे 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं दिया, उन लोगों को आपको जमानत देके छोड़ना पड़ेगा। आप 2-2 साल तक, 3-3 साल तक चार्जशीट जमा नहीं करते। ये जो जजों के अंदर जो साहस का आना, ये बिना पीछे पर जनता आंदोलन नहीं करेगी तो जजों में साहस पैदा नहीं होगा। हम जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारी आपकी चिंताओं में जो चीज आ रही है, क्यों आ रही है? तो एक चीज को घट रही होती है। अगर वो शहर में घट रही होती तो हमारे प्रश्न और भी ज्यादा तेज होते, और भी तीखे होते। यही तो इसकी ब्यूटी है, उसने सवाल जगा दिए थे। मैं सवाल नहीं कर रहा था, आप यही कहिए कि वो बेकार है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वो टॉप ऑफ द टाउन तो है। टॉप ऑफ द टाउन नहीं था वो, टॉप ऑफ द टाउन मोदी था। और आप क्या मान लीजिए, वो सिलसिला जितना बढ़ेगा, हो सकता है कुछ और हो, यूपी बिहार में कुछ और चीज घटे जिसमें नैरेटिव बदलना। तो नैरेटिव तो बदलने में लगे हुए, तो उससे डेफिनेटली मुझे तो लगता है डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि अलग अलग किस्म के कई नैरेटिव